सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी से रिलेटेड। ये चैप्टर हमारा चल रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो 3.2 टॉपिक में हमें पढ़ना है कि असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे वो चेंजेस हैं, अलग अलग उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग अलग क्यों हैं, ये इस पैराग्राफ में समझेंगे हम लोग। साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिफर्स टू द यूज़ ऑफ स्पेसिफिक प्रोसीजर। कुछ प्रोसीजर के थ्रू हम लोग इवेलुएट करेंगे पर्सनल क्वालिटीज़, बिहेवियर, एबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल, की जो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, लोगों के बिहेवियर्स हैं और जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, क्या प्रोसीजर से हम पता करें। ठीक है, क्या प्रोसीजर है उसके। सो दिस प्रोसीजर डिस्क्राइब पीपल specifying how they are different from or similar to other individuals, such as assessment are frequent done by the most of us when we make a judgment as nice, good, bad, attractive, ugly, genius, idiot। मतलब किसी को हमें ये बोलना है कि यार ही इज़ वेरी नाइस, शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, शी इज़ अगली, ही इज़ जीनियस, है ना, ही इज़ बैड। तो वो किस बेस पर बोल रहे हैं, किन पॉइंट्स को हमने माइंड में, क्या परसेप्शन है हमारा कि हम किसी को अट्रैक्टिव क्यों कह रहे हैं, किसी को अगली क्यों कह रहे हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। वो जो जजमेंट है वो जजमेंट क्यों है, क्यों हम किसी को जीनियस कह रहे हैं, इडियट कह रहे हैं। तो सच जजमेंट कैन बी एररनेस मैनी टाइम्स। तो एररनेस हो सकता है कि कोई हमारे लिए अट्रैक्टिव है, हम आपके लिए अट्रैक्टिव नहीं है ना। कोई किसी के लिए अगली है लेकिन हमारे लिए अगली नहीं है, तो ये एक एरर हो सकता है। सो साइंटिफिक साइकोलॉजी ट्राइज टू सिस्टमाइज दिस procedure so that assessment can be made with minimum error and maximum accuracy. So psychologists have developed tests to assess these characteristics. A psychological test is a structured technique used to generate carefully selected sample of behavior. अब अपनी ओन पर्सनल चॉइस तो होती है, फिर भी इन जनरल भी कुछ होता है ना। एक जनरल परसेप्शन होता ही है, पर्सनल परसेप्शन के अलावा एक जनरल परसेप्शन भी होता है। जैसे कि सम वन लेडी इज अट्रैक्टिव, लाइक इफ शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, गुड कम्युनिकेशन, गुड ड्रेस्ड अप, तो वो एक इन जनरल अट्रैक्टिव लग रही है, इन जनरल फॉर्म, मतलब सबको ही इन जनरल। किसी अब 100 में 5 लोगों को ना ना अच्छी लग रही हो, बट जनरली हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, शी इज़ वेरी गुड लुकिंग। जैसे कोई बड़ी कोई एक एक्ट्रेस है या हीरोइन है, कोई मॉडल है, ऐश्वर्या राय। तो ऐश्वर्या राय इन जनरल टर्म शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ अट्रैक्टिव। अब एक दो लोगों उन लोगों का परसेप्शन अलग हो सकता है 100 में, लेकिन इन जनरल टर्म शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है ना। तो ये एक सोसाइटी में जनरली एक ये चलता है ना। पर्सनल लेवल पे तो हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है कौन हमें अच्छा लग रहा है। मेरे लिए आपके लिए खूबसूरत है, मेरे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इन जनरल टर्म होता है कि कौन कितना अट्रैक्टिव है। कोई अगर जीनियस है तो यानी उसने कोई किसी फील्ड में काम ऐसा किया तो उसे वो जीनियस है मेरे लिए। कुछ साइंस फील्ड में या किसी स्पोर्ट्स के फील्ड में किसी का ऐसा अचीवमेंट्स है कि वो जीनियस है, तो जनरल टर्म में वो जीनियस है। तो वही एक सोसाइटी का जो एक्सेप्टेंस है इन जनरल, वो किस बेस पर है। तो ये एक टेस्ट है, उन टेस्ट या प्रोसीजर के थ्रू हम समझेंगे। सो इन ऑर्डर टू useful for the purpose of drawing inferences about the person being tested, it is necessary that the test should be reliable, valid and standardized. A test is reliable if it measures a given characteristic consistently। रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। कुछ भी किसी भी तरीके कोई प्रोसीजर नहीं यूज़ कर सकते। अगर किसी के सामने हम टेस्ट या कुछ सर्वे कर रहे हैं तो कंफर्टेबल होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए उसको, उसके अपनी ओपिनियन रखने का। For instance, if you assess something to score on separate occasions should be more or less similar,
Thus, a person if found to be average intelligent on one occasion should also be appear the average intelligence if test after 2 weeks. तो अब जैसे कोई अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे चलो मैथ्स का कोई अगर मास्टर है या अच्छी नॉलेज रख रहा है, कोई नॉलेज रख रहा है अकाउंट की, ठीक है, कोई नॉलेज रख रहा है चलो साइकोलॉजी का, उसको अच्छा वो साइकोलॉजिस्ट है, उसको साइकोलॉजी की अच्छी नॉलेज है। अब साइकोलॉजिस्ट से आप मैथ वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकते हो, यहाँ से उसका इंटेलिजेंस लेवल तो आप चेक नहीं कर सकते हो कि साइकोलॉजिस्ट है, उसका मैथ के क्वेश्चन दे रहे हो आप करने के लिए, वो चेक करने के लिए कि यार देखते हैं कितना ये इंटेलिजेंट है, ठीक है। या कोई अकाउंटेंट है, अब उस अकाउंटेंट से हम बोले केमिस्ट्री का कोई फार्मूला बताओ लैब का, तो उससे क्या उसकी इंटेलिजेंसी टेस्ट होना सही रहेगा? नहीं सही रहेगा ना। तो ये चीज़ एक मान के चलनी की इनवैलिड हो जाएगा। दूसरा बात है कि जैसे चलो किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी को आप एक ओकेशन में आपने किसी का टेस्ट लिया, तो आपने एक पर्टिकुलर ओकेशन में लिया, ठीक है, तो उस टेस्ट को आप और 2-3 मल्टीपल टाइम्स लो जस्ट टू क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ ये हर ओकेशन के लिए ये सूटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो वो हर एक सिचुएशन पे उस फील्ड में अगर वो स्कोर्स अच्छा कर रहा है तो हम उसे मान सकते हैं कि वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। सो द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट रिफर टू द डिग्री ऑफ विच इट एसेस व्हाट इज इंटेंट टू एसेस ए वैलिड टेस्ट। तो मैंने कहा डिग्री की भी ज़रूरी है कि आप किससे किस लेवल का पूछ रहे हो। अगर कोई 10 साल का बच्चा है, ठीक है, आप 10 साल के बच्चे को उसी के रेंज के ही क्वेश्चन पूछेंगे, उससे आप 25 ईयर्स वाले किसी बॉय की नॉलेज तो आप ये नहीं ले सकते हो, 10 ईयर्स का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। तो रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए कि अगर एक क्लास है फिफ्थ, तो फिफ्थ क्लास वालों का फिफ्थ तो सिक्स, बस इतनी रेंज ले सकते हो। चलो फिफ्थ और क्लास सिक्स के मिलाकर एक हम कंपटीशन करा लें, है ना। अब फिफ्थ से क्लास 10 का कंपटीशन तो कराने का कोई टेस्ट असेसमेंट का मतलब नहीं है। तो वैलिड होना ज़रूरी है टू जस्ट टू गेट दी उसकी जस्ट टू चेक उसका एट्रीब्यूट्स, उसकी क्वालिटीज़, कि क्या क्वालिटी कैरी कर रहा है वो, कितना वो नॉलेजेबल है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना स्मार्ट है वो। तो ये टेस्ट जो होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। So finally, in order to useful the assessment tool should be standardized. Standardization involve establishing the procedure of administration of test to all persons in same way and under the same condition. सेम कंडीशन होनी चाहिए। आप क्लास में टेस्ट ले रहे हो, क्लास फिफ्थ के बच्चों का एक 10 स्कूल में आप इंटर कंपटीशन चल रहा है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स चल रहा है समझो। अब स्पोर्ट्स चल रहा है, ग्राउंड है फुटबॉल का, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं किसी मैच के लिए आपने छोटा ग्राउंड दिया हुआ है, किसी मैच के लिए किसी स्कूल के लिए आपने बड़ा ग्राउंड दे दिया खेलने के लिए, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ, है ना। आपको सेम कंडीशन रखनी है अगर आपको प्रॉपर, तो अगर आप स्पोर्ट्स में देखोगे जो रूल्स होते हैं फिर इसीलिए वो रूल्स उस कैटेगरी के लिए अंडर 19 अंडर 13 जो गेम्स होते हैं वो उन कैटेगरी के लिए वो रूल्स उस उतने एज के लिए वो कॉमन होते हैं हर जगह। अगर ओवरऑल किसी कंट्री की बात करें तो जो स्टेट लेवल के नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स होते हैं तो उसका वो क्राइटेरिया होता है कि इतना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। या क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में इतने ओवर का मैच होना चाहिए, इतना बड़ा ग्राउंड होना चाहिए। अब बाउंड्री आप छोटी कर दो किसी ग्राउंड की, किसी ग्राउंड की बाउंड्री बहुत ही बड़ी कर दो, तो वहाँ से फिर दिक्कत हो जाएगी ना एक समझने के लिए कि किसी के अंदर क्या क्वालिटी है, कितना वो कॉम्पिटिटिव है या। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ। तो इसी तरीके से अगर हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजी में भी जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो जो क्वेश्चन आंसर हैं या क्वेरीज हैं या कोई कैलकुलेशन है, कोई पजल्स हैं, तो वो उस वो लेवल उस वो ले जो भी जिस लेवल के लिए है वो सबके लिए फिर सेम होना चाहिए वो लेवल का, ठीक है ना।
अगर कोई लेवल 1 पे कोई चीज़ कॉम्पिटिशन हो रहा है तो वो लेवल 1 सबके लिए सेम लेवल 1 होना चाहिए, उस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी से कोई ईज़ी आप इन्वायरमेंट दे रहे हो और वही लेवल के लिए किसी को काफ़ी टफ इन्वायरमेंट दे रहे हो, तो इससे पता नहीं चल पाएगा कि कैपेबिलिटी किसी पर्सन की पर्सनैलिटी का पता करना मुश्किल हो जाएगा, वो एरर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये असेसमेंट करना कि किस तरीके से हमें क्वालिटीज़ पता करनी है, तो क्या चीज़ें होनी चाहिए, जो भी एप्टीट्यूड है पता करना है, पर्सनैलिटी एप्टीट्यूड। तो ये उसका थिंकिंग या उसकी फीलिंग्स है, उसकी थिंकिंग है, उसका ब्रेन वर्किंग या स्मार्टनेस लेवल है, वो उसका जो पोटेंशियल है वो उस इन्वायरमेंट में सबके लिए फिर सेम होना चाहिए, ताकि पोटेंशियल सबका पता चले, हम नंबर दे सकें या हम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, अलग अलग लेवल पे अलग अलग होना चाहिए, उस लेवल के लिए सबके लिए सेम वो लेवल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इट्स असेसमेंट। यू ऑफन कम अक्रॉस the term intelligence in everyday life. We generally use this term whenever we find somebody doing something very good, he goes beyond our expectations. Intelligence is one of the psychological terms used quite frequently in various settings. Who can be called intelligent? किसको इंटेलिजेंट कहा जा सकता है? अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंपटीशन या क्विज शोज होते हैं, तो वहाँ पे हम उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, जिस लेवल पे जो जिस इन्वायरमेंट पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो दस वन हु गेट्स हाईएस्ट मार्क्स इन एग्ज़ाम। तो अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि हर एक का जो फील्ड है वो अलग अलग है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में किसी का नंबर कम है, किसी के ज़्यादा, तो उसको हम इंटेलिजेंट उस एग्ज़ाम के रिलेट में कह सकते हैं। उस एग्ज़ामिनेशन जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम हुआ है उसका, उससे उसके कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम बोलेंगे ओवरऑल कौन इंटेलिजेंट है, वो फिर कहना गलत हो जाएगा। ये किसी का मॉरल डाउन करना हो गया कि किसी के नंबर अगर कम मिले तो ओवरऑल लाइफ में वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये कहना गलत है। हम उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन या उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए तो कह सकते हैं। सो दैट पर्सन हु हैज़ मैनी एजुकेशनल डिग्रीज, इज अ डॉक्टर मोर इंटेलिजेंट और इंजीनियर और लॉयर और आर्टिस्ट? So one may answer this question different ways depending on the meaning of intelligence. So intelligence is much more than getting degrees. Degrees से हम नहीं किसी को इंटेलिजेंसी लेवल चेक कर सकते हैं कि किसी को डिग्री ज़्यादा हो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, जो कि मैंने अभी समझाया पूरा वही लिखा हुआ है यहाँ पर। इंटेलिजेंस मीन्स मल्टी फेसिडेट एबिलिटीज़। मल्टी फेसिडेट एबिलिटी मतलब मल्टी टैलेंटेड अगर है, उसको हम इंटेलिजेंट कह सकते हैं कि पढ़ाई में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, सोसाइटी में भी बात करने में अच्छा है, लीड भी अच्छा कर रहा है ग्रुप को, और एप्टीट्यूड टेस्ट में भी अच्छा है, वो क्विक रिस्पॉन्स भी है, सिचुएशन रेशनलाइज भी है, सिचुएशन चेंज होने पर वो भी अपने आप को चेंज कर रहा है। तो सो इट गेट एक्सप्रेस इन मैनी वेज, इट कम्स इन मैनी फॉर्म। सम पीपल आर गुड इन स्टडीज, सम आर गुड इन रिपेयरिंग मशीन। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल पूरा आपको बताया हुआ, पहले भी समझाया है, बार बार समझा के कुछ फ़ायदा नहीं है। सो in psychology, the term intelligence has been defined in many ways. One of the earliest definition of intelligence was given by Binet and Simon in 1905, who defined as the ability to judge well. अब देखो, एक ने बताया कि जज करना, जजमेंट की एबिलिटी, टू अंडरस्टैंड वेल, टू रीजन वेल, कि किसी का जजमेंट समझ लेना, सिचुएशन को, किसी पर्सन को समझ लेना, किसी सिचुएशन को समझ लेना कि यार इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किसी को या कोई सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, किसी टॉपिक को, किसी माहौल को, किसी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंडिंग रखना, दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग रखना, सोसाइटी में अंडरस्टैंडिंग रखना, और रीज़न वेल, उसका रीज़न आउट करना कि यार यहाँ पे ये कमियां हैं, इसका रीज़न क्या हो सकता है।
कंट्री की इकोनॉमी डाउन चल रही है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, हमारे आसपास पॉल्यूशन है तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो ये रीज़न वेल करना. So one of the most popular definition of intelligence was given by Wechsler also, who defined it as aggregate or global capacity of the individual. Aggregate overall to act purposefully, to think rationally. मैंने rational का बार बार वर्ड यूज़ किया. rationalize का वर्ड होता है कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, अपने जजमेंट को चेंज करना, अपने आप को चेंज करना. ये होता है ना कि आप हमारे ये प्रिंसिपल हैं पुराने, तो वही सालों से चलते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना. मोबाइल आ गया तो मोबाइल का भी इस्तेमाल करना. बहुत से लोग होते हैं बिजनेस में, हम देखते हैं ये पुराने चले आ रहे, नहीं हम क्यूआर कोड ऑनलाइन नहीं लेंगे पेमेंट, अभी तक उसी में अटके हुए हैं कि भाई हमारा ये रूल नहीं, हमें तो कैश चाहिए. तो दिस इज़ नॉट, ये अच्छी इंटेलिजेंस ही नहीं हुई. कई जगह मैंने देखा है. तो रेशनलाइज नहीं है कि नहीं, रेशनलाइज थिंकिंग नहीं है. टू डील इफेक्टिवली विद द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को समझना और उसको डील करना, क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या सोसाइटी डिमांड कर रही है. जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया, कई जगह देखते हैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे वो, तो ये सोसाइटी, अब इन्वायरमेंट ऐसा नहीं रहा ना, लेकिन आप अपना एक अलग रूल बना के चल रहे हैं, अभी तक वही पुराना वाला चल रहे हैं लेकर. तो दिस इज़ नॉट, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ लोग हैं ना अपने पुराने प्रिंसिपल से ही चलते हैं. ठीक है ना, तो जो कि गलत है, रेशनलाइज नहीं हुआ वो, यानी हमें ज़माने के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए. पॉइंट ये है हमारा. सो गार्डनर डिफाइन इंटेलिजेंस द एबिलिटी और स्किल्स टू सॉल्व problems or to fashion products which are valued within one or more cultural settings. He used the term multiple intelligences and advocated that there are 8 types of intelligences such as linguistic, logical, mathematical, spatial, musical, bodily, kinesthetic, interpersonal, intrapersonal and naturalistic. तो मल्टीपल इंटेलिजेंस के यहाँ पे अलग अलग फील्ड दी गई हैं. ठीक है ना, अलग अलग क्या दी, फील्ड दी गई हैं. अगर इन फील्ड में आप कितना इंटेलिजेंट हो, यहाँ से माना जाएगा कि आप ओवरऑल कितना इंटेलिजेंट हो. जैसे हमने देखो पहला पॉइंट दिया लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी लैंग्वेज की क्या है, या कितना आप स्मार्ट हो लैंग्वेज में, कि आपको मल्टीपल लैंग्वेज आती हैं, आपको स्पेनिश भी आती है, हिंदी भी, इंग्लिश तो इंग्लिश भी आती है आपको, जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है. लॉजिकल मैथमेटिकल आना चाहिए. हम बात कर रहे हैं कोई मैथमेटिकल साइंस, रॉकेट मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे. लॉजिकल मैथमेटिकल आपको आना चाहिए. लॉजिकल मैथमेटिक्स घर का खर्चा चलाना है. तो एक, अब आप एजुकेटेड नहीं भी हो, लेकिन ये इंसान का एक, गांव में भी अगर है कोई, गांव में भी है, इज़ नॉट एजुकेटेड एट ऑल, फिर भी इसको लॉजिकल मैथमेटिक्स है इसके पास, कि अपने काम पे, उसकी दुकान है छोटी सी, तो उसका प्रॉफिट का सेंस मालूम पड़ता है उसे, हमें सामान कितने में लाना है, कितने में बेचना है, घर का खर्चा कैसे चलाना है. ये लॉजिकल मैथमेटिकल है. अलग अलग लेवल पे अलग अलग होना चाहिए. आप बिजनेस, बड़े बिजनेसमैन, आपकी लॉजिकल मैथ और उस लेवल की होना चाहिए. ठीक है. फिर म्यूजिकल, स्पेटियल, बॉडीली, कैनेस्थेटिक, आपकी बॉडी का मूवमेंट कैसा है, किस तरह बात कर रहे हो आप, जेस्चर क्या है आपका. म्यूजिकल भी रखा गया है. ठीक है. अब इसका सेंस बता रहे हैं आपका यहाँ पे कि किस कॉन्टेक्स्ट से बोला गया है. इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच में आपका कम्युनिकेशन कैसा है. इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल दो लोगों के बीच में, हाउ डू यू टॉक टू अदर, हाउ डू यू कीप रिलेशनशिप विद अदर, विद सोसाइटी. तो इंटरपर्सनल हो गया. इंट्रापर्सनल, आप अपने आप से कितना जुड़े हो, इट इज़ इंट्रापर्सनल. इंट्रा, इंट्रा मतलब अपना ओन, हाउ मच यू आर कनेक्टेड, हाउ मच यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप को कितना समझ रहे हो आप. ये हो गया इंट्रापर्सनल. इंट्रापर्सनल दो लोगों के बीच का बिहेवियर. नेचुरलिस्टिक, कितना आप नेचुरली, कैसा बिहेवियर है आपका, ये ठीक है. तो इस तरीके से 7 8 8 तो ये है पॉइंट है. यहाँ से अगर आप कितने ओवरऑल कितने इंटेलिजेंट हो, तो हम बोलेंगे कि क्या, ये आप मतलब
मतलब एक स्मार्ट पर्सन हो, यू आर स्मार्ट बिकॉज इन ऑल 8 फील्ड यू आर गुड इनफ। ठीक है, तो ये जो 8 फील्ड है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सेपरेट तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सेपरेट इसको, इन पॉइंट को सेपरेट मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्योंकि वो ज़रूरी है।